फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर आज हम आप लोग चर्चा करेंगे ज्वालामुखी ज्वालामुखी क्रिया यानी वोल्केनो और वोल्केनोसिटी के बारे में, मैग्मा के बारे में। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान विभिन्न जो स्थलाकृतियाँ का जो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी घटनाएं और विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में, और ज्वालामुखियों का विश्व वितरण क्या है, ज्वालामुखी किस क्षेत्र में ज़्यादा आता है, उसके बारे में आप लोग से विस्तार से चर्चा होगी। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी या वोल्केनो और वोल्केनोसिटी में अंतर होता है, यानी ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया में अंतर होता है। तो ज्वालामुखी एक छिद्र होता है, एक होल होता है, जिसके माध्यम से जो धरातल के नीचे का जो मैग्मा होता है, जलवाष्प होता है या अन्य जो पदार्थ निकलते हैं, उस छिद्र को केवल कहा जाता है। लेकिन अगर हम लोग ज्वालामुखी क्रिया को कहा जाए, जिसको हम वोल्केनोसिटी कहते हैं, तो ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे मैग्मा, जलवाष्प, विभिन्न प्रकार की गैसें जब धरातल के नीचे से निकलती हैं या जो ठोस चट्टानें होती हैं, इनके निकलने की प्रक्रिया को हम लोग ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा बेसिक अंतर है कि ज्वालामुखी क्या है और ज्वालामुखी क्रिया क्या है। इसके अलावा हम लोग पहले देख लेते हैं कुछ जो शब्दावलियाँ हैं ज्वालामुखी की, उसको हम समझ लेते हैं, जिसमें एक शब्दावली का हमने उपयोग किया मैग्मा का। तो पहले हम लोग मैग्मा समझ लेते हैं कि मैग्मा क्या होता है। तो धरातल के नीचे पिघली हुई जो चट्टानें होती हैं उसे मैग्मा कहा जाता है, और ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो निकलने वाले समस्त पदार्थ हैं उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो मैग्मा ही होता है। तो धरातल के नीचे जब जाते हैं तो हम जैसे जानते हैं कि प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। धरातल के नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो जो नीचे जब हम ज़्यादा नीचे जाते हैं तो वहाँ पे जो चट्टानें होती हैं अधिक तापमान के कारण पिघल जाती हैं। चट्टानों के पिघलने का जो मेन कारण होता है, एक तो नीचे जाने पे टेम्परेचर बढ़ता ही है, सबसे जो प्रमुख कारण होता है रेडियो एक्टिव तत्वों की अधिकता। जिन क्षेत्रों में रेडियो एक्टिव तत्वों की अधिकता है वहाँ की जो चट्टानें होती हैं वो पिघल जाते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व वह तत्व होते हैं जिनका स्वतः विघटन होता रहता है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, और इससे ढेर सारी ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, गर्मी निकलती है, जिस कारण नीचे की चट्टानें पिघल जाती हैं और इनको हम मैग्मा कहते हैं। तो मैग्मा जो हम आपको बताया कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाला सबसे प्रमुख पदार्थ होता है, और मैग्मा का जो तापमान होता है 600 से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और आग जैसा दिखता है, एकदम एकदम आग जैसा दिखता है, इसीलिए ज्वालामुखी नाम भी पड़ा। ज्वालामुखी मतलब होता है ऐसा मुख, ऐसा क्षेत्र जिससे आग निकलती हो। तो प्राचीन काल में लोगों को ये लगता था कि ये आग निकल रहा है धरातल के नीचे से, और इसका नाम पड़ गया ज्वालामुखी। जब नाम पड़ गया तो आज भी ज्वालामुखी ही कहा जाता है, वोल्केनो ही कहा जाता है। एक आप लोग का हॉट स्पॉट शब्द आता है। हॉट स्पॉट दो जगहों पे हम यूज करते हैं शब्द को। एक पर्यावरण परिस्थितिकी यानी परिस्थितिकी के संदर्भ में करते हैं, जो अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। लेकिन ये तटस्थल दो जगहों पे होता है। एक होता है धरातल के नीचे हॉट स्पॉट, जहाँ पे मैग्मा का निर्माण होता है। जहाँ पे मैग्मा का निर्माण होता है उसको तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से जो सामान्यतः ये 100 से लेके 200 किलोमीटर की गहराई में होता है, यानी मेंटल के ऊपरी भाग में, जिसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर लो वेलोसिटी जोन भी कहा जाता है। वो कहा जाता है मैग्मा चैम्बर होता है, वहीं पे मैग्मा का निर्माण होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्वों की वहाँ पे अधिकता है। हॉट स्पॉट की जो संकल्पना दिया था ये अमेरिका के जेसन मॉर्गन ने और टूजो विल्सन ने दिया था, हॉट स्पॉट की संकल्पना। तो वहाँ पे जहाँ पे मैग्मा होता है, जहाँ पे मैग्मा का निर्माण होता है, उसी को हम लोग हॉट स्पॉट कहते हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि तापमान ज़्यादा होता है। तो जब मैग्मा का निर्माण मुख्य रूप से हमने आपको बताया कि एस्थेनोस्फीयर, जिसको लो वेलोसिटी जोन भी कहा जाता है, वहाँ पे होता है। मैग्मा दो प्रकार का हो सकता है मुख्य रूप से, और ये सिलिका की मात्रा के आधार पे, सिलिकॉन की मात्रा के आधार पे हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं, जिसमें सिलिका की मात्रा 65 से लेकर 85% होता है, उसको अम्लीय हम लोग कहते हैं, अम्लीय मैग्मा कहते हैं, या अम्लीय लावा कहते हैं। लावा का मतलब होता है जब मैग्मा बाहर धरातल पे आ जाता है तो उसी को हम लोग लावा कहते हैं। तो सिलिका की मात्रा इसमें जब 65 से 85% हो तो इसको हम लोग अम्लीय यानी एसिटिक मैग्मा कहते हैं। लेकिन अगर सिलिका की मात्रा 65%, 48 से लेकर 65% हो तो उसको हम लोग क्षारीय या बेसिक मैग्मा कहते हैं। और अगर 48% से भी कम हो तो अल्ट्रा बेसिक कहते हैं। मैग्मा में सिलिका की मात्रा जितना अधिक होगी, यानी अम्लीय जितना अधिक होगा उतना अधिक गाढ़ा होगा, और सिलिका की मात्रा जितना कम होगा उतना पतला होगा। अगर मैग्मा गाढ़ा होगा और मैग्मा का उद्गार होता है तो ज्वालामुखी जो पर्वत बनते हैं, ज्वालामुखी शंकु बनता है,
ज्वालामुखी पर्वत को ज्वालामुखी शंकु भी कहा जाता है, क्योंकि जब मैग्मा गाढ़ा होगा तो दूर तक फैलेगा नहीं, तो पर्वत का निर्माण हो जाता है। लेकिन यदि मैग्मा पतला है तो धरातल पर आने पर दूर तक फैल जाता है, तो जिससे ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं हमारा जो दक्षिण का पठारी भाग है, या बहुत से पठार हैं जो पाए जाते हैं, ज्वालामुखी पठार ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं जब मैग्मा पतला होता है। और मैग्मा जब गाढ़ा होगा तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा, जिसको ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। जैसे माउंट फ्यूजियामा है, कई पर्वत हैं जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुए हैं। इसकी चर्चा हम आप लोग जब अगला वीडियो पर्वत का बनाएंगे तो ज़रूर इसकी चर्चा हम आप लोग से करेंगे। तो ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाला जो एक अन्य पदार्थ है वो गैसीय पदार्थ होता है। एक गैसीय पदार्थ होता है जिसमें जलवाष्प सबसे मुख्य होता है। जलवाष्प की मात्रा 60 से लेकर 90% होती है, और सबसे पहले गैसें ही निकलती है ज्वालामुखी क्रिया के दौरान। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें भी निकलती हैं ज्वालामुखी क्रिया के दौरान। ज्वालामुखी की क्रिया के दौरान हम बता दें आप लोग को ठोस पदार्थ भी निकलते हैं। जो ठोस पदार्थ होता है ये भी कहा जाता है एक बड़ा क्षेत्र 10-15 किलोमीटर का ऊपर उड़ जाता है, और जो बड़े बड़े टुकड़े बन जाते हैं ठोस पदार्थों को उनको बम कहा जाता है, और जो मटर जैसे छोटे आकार के टुकड़े होते हैं उनको हम लोग लेपली कहते हैं। और ज्वालामुखी राख भी निकलती है। ज्वालामुखी राख को पायरोक्लास्ट कहते हैं। पायरोक्लास्ट का मतलब होता है कि अधिक गर्म जो पदार्थ निकलते हैं ज्वालामुखी क्रिया के दौरान, उसको हम पायरोक्लास्ट बोलते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार की गैसें, जैसे आप लोग को दिख रहा है, विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, जिसमें जलवाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो निकलने वाला पदार्थ होता है वो मैग्मा होता है, जैसा आप लोग को दिख भी रहा है चित्र में। और इसके अलावा ठोस पदार्थ भी ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलते हैं। तो जो ज्वालामुखी क्रिया में ये जो मेन कुछ शब्दावलियाँ थी, ये हम लोग ऐसे लोग कह सकते हैं क्रेटर शब्द आता है। जो ये छिद्र होता है ज्वालामुखी छिद्र, जहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया होती है जो छिद्र बन जाता है उसी को क्रेटर कहा जाता है। जब ये छिद्र बहुत बड़ा हो जाता है, यानी किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया उसमें बार बार होती रहती है तो छिद्र बड़ा हो जाता है, तो उसी को काल्डेरा कहा जाता है। और जब ये सूख जाता है, यानी ज्वालामुखी क्रिया ख़त्म हो गई, 100-200 साल 50 साल बीत गया और ज्वालामुखी क्रिया नहीं होने लगती है, उसमें जब पानी भर जाता है वर्षा के कारण, तो ज्वालामुखी झील का निर्माण हो जाता है। आगे हम आप लोग को बताएंगे ज्वालामुखी क्रिया के दौरान या ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अब हम पहले ज्वालामुखी क्रिया के प्रकारों की चर्चा कर लें। तो ज्वालामुखी क्रिया सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार की होती है, और ज्वालामुखी उद्गार के आधार पे अगर हम लोग देखें, इरप्शन के आधार पे देखें, तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लें सक्रियता के आधार पे। जो ज्वालामुखी क्रिया 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें जो पहला होता है हम लोग जिसको मृत यानी डेड ज्वालामुखी कहते हैं। डेड ज्वालामुखी उसको कहा जाता है जब किसी ज्वालामुखी में एक बार ज्वालामुखी की क्रिया हो जाए और लंबे समय तक फिर ज्वालामुखी की क्रिया उसमें ना हो, तो हम लोग कहते हैं डेड, यानी मर गया, उसमें ज्वालामुखी की क्रिया अब नहीं हो रही है। तो डेड ज्वालामुखी हम उसको कहते हैं जिसमें एक बार क्रिया ज्वालामुखी की हो गई, उसमें कोई संभावना भी नहीं है कि अब ज्वालामुखी की क्रिया होगी। संभावना से मतलब होता है उसमें गैसें, पानी, जलवाष्प निकलना सब बंद हो जाए लंबे समय तक, तो हम लोग उसको डेड ज्वालामुखी मानते हैं। जैसे म्यांमार का एक माउंट पोपा ज्वालामुखी है, ये ईरान का कोह सुल्तान है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है। ये डेड ज्वालामुखी के उदाहरण है, आपके एग्जाम्पल हैं। जैसे ज्वालामुखी की देखिएगा जो क्रिया हो रही है, इसमें कुछ पार्ट आपको दिखाए जा रहे हैं कि जो क्रेटर है या लावा मैग्मा जो भी निकल रहा है वो चीज़ें आप लोग को दिखाई जा रही हैं। तो एक दूसरा अगर आप लोग का ज्वालामुखी क्रिया डोरमेंट होता है, जिसको हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं, डोरमेंट ज्वालामुखी बोला जाता है। जब किसी में कहीं ज्वालामुखी की क्रिया हो जाए और ज्वालामुखी की क्रिया लंबे समय तक ना हो, लेकिन उसमें ज्वालामुखी क्रिया के लक्षण हों कि ज्वालामुखी की क्रिया भविष्य में हो सकती है, जैसे कभी कभी जलवाष्प निकलना, गैसों का निकलना, इस बात का परिणाम है कि भाई ज्वालामुखी प्रसुप्त। प्रसुप्त मतलब होता है सोया हुआ, लेकिन इसमें भविष्य में ज्वालामुखी क्रिया हो सकती है। जैसे इटली का वेसुवियस जो ज्वालामुखी है, या जापान का फ्यूजियामा है, भारत का नारकोंडम जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं जो तंजानिया का किलिमंजारो है, और ये हम लोग यूएसए का माउंट रेनियर कह सकते हैं। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, इसमें ज्वालामुखी क्रिया हुई है और इसमें होने की संभावना है। अभी काफ़ी दिनों से इसमें ज्वालामुखी की क्रिया नहीं हो रही है, तो इसको हम लोग प्रसुप्त या सोया हुआ ज्वालामुखी हम लोग कहते हैं। भारत में 2 ही ज्वालामुखी है, एक नारकोंडम है जो प्रसुप्त प्रकार का है, जो आपका प्रसुप्त प्रकार का है जो नारकोंडम है। इसके अलावा एक बैरन है जो आपका एक्टिव ज्वालामुखी है, हम आगे चर्चा करेंगे। एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है, वह ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनो
जिसमें बार बार ज्वालामुखी की क्रिया हो, एक के बाद एक होती है, समय समय पर लगातार ज्वालामुखी की क्रिया होती रहती है, तो इसको हम लोग एक्टिव वल्केनो कहते हैं। जैसे इटली का जो एटना ज्वालामुखी है, या हवाई द्वीप का किलायू ज्वालामुखी, या भारत का हम लोग बैरन द्वीप है, ये सब एक्टिव ज्वालामुखी है। और दुनिया में हम कहते हैं 1350 लगभग एक्टिव वल्केनो है, बहुत ज़्यादा वल्केनो है। और 50 से 70 वल्केनो हर साल आता है, जिसमें इरप्शन बहुत ज़्यादा किसी किसी में नहीं होता, कोई कभी कभी होता है, 10-5 सालों में भयानक विस्फोट होता है, लेकिन इरप्शन होता रहता है कई ज्वालामुखियों में। अगर हम उद्गार के यानी इरप्शन के आधार पर देखें तो ज्वालामुखी मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है केंद्रीय प्रकार का ज्वालामुखी, जिसको हम लोग सेंट्रल टाइप वल्केनो बोलते हैं, और एक होता है दरारी प्रकार का ज्वालामुखी, जिसको हम लोग फ्यूजन टाइप ज्वालामुखी कहते हैं, या फिशर टाइप का ज्वालामुखी कहते हैं। केंद्रीय प्रकार का ज्वालामुखी, अब थोड़ा इसको समझना रहेगा, आपको समझने की चीज़ है। इसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से समझ सकते हैं, जो हम आप लोग का वीडियो कल ही डाल दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, पहले प्लेट टेक्टोनिक ही देखिएगा। तो जो केंद्रीय प्रकार का ज्वालामुखी होता है, इसका संबंध अभिसारी प्लेट यानी कन्वर्जेंट प्लेट से के किनारों से संबंधित होता है। यानी जब 2 प्लेटों का अभिसरण होता है, एक दूसरे की तरफ आती हैं, संचलित होती हैं, तो जो भारी प्लेट होती है वो हल्की जो प्लेट होती है उसके नीचे इसका क्या हो जाता है, क्षेपित हो जाती है, उसके नीचे चली जाती है, उसका सबडक्शन हो जाता है। जैसा हम प्लेट टेक्टोनिक में आपको बताएं, उसको आप लोग देख भी सकते हैं। जब ये प्लेट का जो छेपड़ होता है सबडक्शन हो जाता है, हॉट स्पॉट पे हो जाता है जहाँ मैग्मा का निर्माण होता है, और इस प्लेट के साथ वहाँ पे पानी पहुँच जाता है, जल पहुँच जाता है, भारी मात्रा में जल पहुँच जाता है। तो ये जल क्या होता है, जलवाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, और भयानक ज्वालामुखी की क्रिया होती है, भयानक प्रकार की ज्वालामुखी होती है, बहुत विस्फोटक होती है। जैसा हम लोग देख सकते हैं, इस प्रकार की जो ज्वालामुखी क्रिया प्रशांत महासागर के चारों ओर यानी पर प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है, यहाँ पे अक्सर इस प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया होती है। क्योंकि जो यूरेशिया प्लेट है, प्रशांत प्लेट का अभिसरण हो रहा है, इसी प्रकार प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट में अभिसरण हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है। तो इस कारण वहाँ पे जो ज्वालामुखी की क्रिया होती है वो केंद्रीय प्रकार की होती है, ये भयानक ज्वालामुखी क्रिया होती है, बहुत तेज़ी से होती है। इस प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया से भूकंप और सुनामी आने की भी संभावना रहती है। जैसा हम लोग जानते हैं कि जो हॉट स्पॉट पे जाएगा तो जो जल होगा वो जलवाष्प में बदल जाएगा, और जो जलवाष्प क्या होगा, तरातल को तोड़ के बाहर निकलेगा, उसके साथ मैग्मा और अन्य पदार्थ भी निकलेंगे। इसी प्रकार एक होता है दरारी प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया, और हमने आपको बताया कि जो केंद्रीय प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया होती है उसमें भूकंप और सुनामी की घटनाएं होने की पूर्ण संभावना होती है। दरारी प्रकार की ज्वालामुखी वहाँ पे होती है जहाँ प्लेटों का अपसरण हो रहा है, यानी जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो धरातल के नीचे से, जैसा आप लोग चित्र में दिख भी रहा है, तो जो ज्वालामुखी क्रिया होती है इसको हम लोग कहते हैं दरारी प्रकार की। और इसमें जो मैग्मा होता है धीरे धीरे निकलता है, और हल्के भूकंप आते हैं, बहुत ज़्यादा विनाशकारी ये नहीं होता है। इस प्रकार की घटना हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए आप लोग का जो अभिसारी प्लेट का दिखाया जा रहा है, चित्र में दिख रहा है कि कैसे प्लेट नीचे जा रही है। तो इसमें जो दरारी प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया होती है ये मुख्य रूप से मध्य अटलांटिक जो महासागरीय क्षेत्र है, यानी प्लेट के किनारों पे जहाँ प्लेटों का अपसरण हो रहा है उन किनारों पर होता है। मध्य अटलांटिक क्षेत्र में इस प्रकार की हम ज्वालामुखी की क्रिया देख सकते हैं कि इस प्रकार की क्रिया होती है, यानी दरारी प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया होती है। दरारी प्रकार की क्रिया का हम लोग देख सकते हैं जो व्यापक, अगर हम लोग देख सकते हैं महाद्वीपीय भागों में भी इसके लक्षण देख सकते हैं, क्योंकि महाद्वीपीय भाग में पठारों का व्यापक विस्तार पाया जाता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि क्रिटेशियस युग में, जो क्रिटेशियस युग था उसमें महाद्वीपों पर तप्त स्थल के ऊपर आ गया था, जो तप्त स्थल था उसके ऊपर आ गया था, जिस कारण यहाँ पे अत्यधिक ज्वालामुखी की क्रिया हुई थी, और कई पठारों का निर्माण यानी ज्वालामुखी पठारों का निर्माण हुआ था। तो हम लोग कह सकते हैं क्रिटेशियस युग को हम लोग इसीलिए कहते हैं ज्वालामुखी का युग कहा जाता है। और कुछ लोग मानते हैं इन्हीं ज्वालामुखी के कारण ही जो डायनासोर का विनाश हुआ था, बहुत से लोगों का मानना है। तो क्रिटेशियस युग जो लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले था, ज्वालामुखी की क्रिया दरारी प्रकार की महाद्वीपीय भाग में बहुत अधिक हुई थी, जिससे ज्वालामुखी पठारों का निर्माण हुआ था। और हम लोग जानते हैं कि फिर ज्वालामुखी जो मिट्टी होती है जिसको काली मिट्टी कहा जाता है, ये भी ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ही होता है। मुख्य रूप से दरारी प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया जो महाद्वीपीय भाग में होती है। ज्वालामुखी क्रिया से मैंने आपको बताया कि सुनामी की घटना भी हो सकती है, सुनामी भी महासागरीय क्षेत्र में आ सकती है।
अगर ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित प्रमुख पठारों की चर्चा की जाए तो भारत का जैसे प्रायद्वीपीय पठार है या ब्राजीलियन पठार है, अरब का पठार है, ये सब ज्वालामुखी क्रिया यानी इरप्शन प्रकार की ज्वालामुखी जो क्रिया हुई थी, दरारी प्रकार की, फिसर प्रकार की जो ज्वालामुखी क्रिया हुई थी, उससे इसका निर्माण हुआ था, क्रेटेशियस युग में हुआ था। महाद्वीपों की अपेक्षा अगर हम लोग देखा जाए तो महासागरों की प्लेट पतली होती है, कमज़ोर होती है, जॉइंट प्लेट होती है। यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया महासागरीय क्षेत्र में अधिक होती है। महाद्वीपों के अपेक्षा महासागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी की क्रिया अधिक होती है। यदि हम महासागरीय प्लेट के निर्माण तथा तप्त स्थल से होकर प्रवाहित होती है और ज्वालामुखी का निर्माण होता है। हम लोग जैसा जानते हैं जब प्लेट कभी क्या होती है तप्त स्थल से होकर जाती है, तप्त स्थल से होकर गुजरती है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो प्लेटों का संचलन होता रहता है तो भी ज्वालामुखी का क्रिया होती है महासागरीय क्षेत्र में, और जिससे द्वीपों का निर्माण होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं हवाई द्वीप का जो निर्माण हुआ, हवाई द्वीप समूह का या कनारी द्वीप समूह का निर्माण हुआ है, ये महासागरीय प्लेट की तप्त स्थल से, हॉट स्पॉट से गुजरने के कारण हुआ, विभिन्न द्वीपों का निर्माण हुआ। इसीलिए देखेंगे ये द्वीप जो छोटे छोटे होते हैं दूर दूर पे पाए जाते हैं, क्योंकि जब ज्वालामुखी क्रिया होती रहती है और जो ये होते हैं जो प्लेट होती है वो आगे बढ़ती जाती है, इसलिए विभिन्न प्रकार के द्वीपों का निर्माण समूहों में होता है। एक चर्चा हम आप लोग से करेंगे रिंग ऑफ फायर की। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? रिंग ऑफ फायर पर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जो अत्यधिक ज्वालामुखी की क्रिया होती है उसी को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यानी प्रशांत महासागर के जो चारों ओर का क्षेत्र है उसको, किनारों वाले जो क्षेत्र को हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं या अग्नि वलय कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दुनिया का लगभग 75% ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है वो पर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में होती है। जैसे हम लोग कह सकते हैं पर प्रशांत महासागर के जो क्षेत्र हैं, जिसमें जापान को हम लोग कह सकते हैं, इंडोनेशिया, चिली, यूएसए, कनाडा, पेरू, ये सारे जो देश हैं प्रशांत महासागर क्षेत्र में आते हैं। आप लोग जैसा चित्र में भी देख सकते हैं कि जो विश्व के अधिकांश जो ज्वालामुखी आपको प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में ही दिख रहे हैं। तो इसको रिंग ऑफ फायर कहने का कारण है अत्यधिक ज्वालामुखी क्रिया आने के कारण ही प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और विश्व का लगभग 75% ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में ही आती है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो लगभग 80% जो ज्वालामुखी क्रिया होती है वो विनाशी प्लेट किनारों पर होती है। विनाशी प्लेट का मतलब अभिसारी प्लेट किनारों पर ही 80% हो जाती है। तो ज्वालामुखी का अगर हम लोग देखा जाए तो जो प्लेट टेक्टोनिक के संदर्भ में जहाँ प्लेटों का अभिसरण हो रहा है वहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है और लगभग 80% उसी क्षेत्र में हो जाती है, जिसका लगभग 75% हमने आपको बताया कि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में होती है ज्वालामुखी की क्रिया। यदि हम लोग देखें तो केंद्रीय प्रकार की जो ज्वालामुखी क्रिया मुख्य रूप से प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में होती है। वहीं अगर हम लोग देखें दरारी प्रकार की या फिशर टाइप की ज्वालामुखी क्रिया मुख्य रूप से अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में होती है, क्योंकि अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में प्लेटों का अपसरण हो रहा है, जबकि प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में प्लेट का अभिसरण हो रहा है। विश्व के जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं हम आप लोग का उसकी लिस्ट भी दे दिए हैं, उसको आप लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये आपके सक्रिय ज्वालामुखी का दिया हुआ है, जो चित्र आपको दिख रहा है ये सक्रिय ज्वालामुखी का मुख्य रूप से दिया है। इसको आप लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यदि हम लोग देखें महाद्वीपीय अन्य भागों में देखा जाए तो ज्वालामुखी की क्रियाएं बहुत अधिक नहीं होती। अगर हम लोग अटलांटिक प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो ज्वालामुखी की क्रिया अन्य क्षेत्रों में अधिक नहीं होती। ये चूँकि ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित ये वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो ज्वालामुखी क्रिया संबंधित हमने 2 वीडियो बनाया, इसका पार्ट 2 हम कल बनाएंगे, जिसमें हम लोग देंगे ज्वालामुखी के प्रमुख जो इतिहास है, प्रमुख ज्वालामुखी और उनकी मुख्य विशेषताओं का, उनके वितरण का तथा अन्य विशेषताओं का, इनके जो इतिहास है किस तरीके से इसका अध्ययन हुआ और इनकी तीव्रता का, और विश्व इतिहास में इनके विनाशकारी प्रमुख घटनाओं की चर्चा विस्तार से हम लोग अगले वीडियो में ज्वालामुखी के करेंगे। तो इस प्रकार आज आप लोग को जो जानकारी दी गई वो ज्वालामुखी के बारे में दी गई। तो ज्वालामुखी हम लोग कह सकते हैं अंतर्जात आकस्मिक बल होता है जिसकी उत्पत्ति धरातल के नीचे होती है और इसका संबंध मुख्य रूप से प्लेट टेक्टोनिक घटना से है। और ज्वालामुखी 2 प्रकार की होती है सक्रियता के आधार पर, केंद्रीय प्रकार की ज्वालामुखी और दरारी प्रकार की। 80% जो लगभग ज्वालामुखी है वो केंद्रीय प्रकार की ही आती है, विनाशी प्लेट किनारों पर आती है। और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सबसे अधिक ज्वालामुखी आती है, इसीलिए प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का भी निर्माण होता है, जैसे ज्वालामुखी पठार है, ज्वालामुखी पर्वत है, क्रेटर झील है। इसके अलावा धुमारे हैं जिसको फिम्बरल्स बोला जाता है,
इसके अलावा गीजर से जैसे आप लोग को चित्र में दिख रहा है। तो ये सब क्या है, इसके बारे में हम चर्चा आप लोग की अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी परीक्षाएं आप लोग दे रहे हैं, अगर इस वीडियो को देखते हैं तो लगभग समस्त क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे किसी भी एग्जाम